प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं प्रयास सीरीज लेकर के। हमारा एक ही प्रयास कि आप पुलिस में पाएं सफलता। हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर के रोज उपस्थित हो रहे हैं। विद्यार्थियों, ना इधर ना उधर, एक सटीक प्रयास, हमारा प्रयास आपका प्रयास बनकर के हो एक आखिरी प्रयास। इस आखिरी प्रयास के अंतर्गत हम आपको सिलेक्ट कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में। इसलिए हम बार बार आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्न हैं। आइए, बिंदुसार का नाम क्या है जो उपनाम के रूप में हो? बिंदुसार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है अमित्र घात। यदि आ जाए कि बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है तो आपका उत्तर होगा अमित्र घात। किससे होगा? अमित्र घात से होगा। बिंदुसार मौर्य वंश का है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है। और बिंदुसार के बाद कौन आता है मौर्य वंश में? सम्राट अशोक। कौन आता है? सम्राट अशोक। और अशोक का नाम किन किन अभिलेखों में मिलता है? अशोक, सम्राट अशोक का नाम किन किन अभिलेखों में मिलता है? तो उसका उत्तर है मास्की का अभिलेख और गुर्जरा का अभिलेख। मास्की का अभिलेख और गुर्जरा के अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम मिलता है। मास्की के अभिलेख में और गुर्जरा के अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम मिलता है। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? कई विकल्प होंगे। सही उत्तर है 261 बीसी, 261 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, कितने वर्ष पर? अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, कितने वर्ष? 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कहां पर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंग को छोड़ के मत भागिएगा, कलिंग से प्रश्न उठ सकता है। कलिंग की राजधानी क्या है? कलिंग की राजधानी तोशली है। कलिंग की राजधानी क्या है? तोशली है। कलिंग की राजधानी क्या है? तोशली है। कलिंग की राजधानी का नाम क्या है? तोशली है। याद हो जाना चाहिए। कलिंग की राजधानी तोशली। तोशली किसकी राजधानी? कलिंग की। कलिंग की राजधानी तोशली। कलिंग पर आक्रमण अशोक ने कब किया? 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व में। कब किए अशोक आक्रमण? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे चढ़ाई कह दें। क्या चढ़ाई कह दें? और सम्राट अशोक कह दें और कलिंग। ठीक है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक किस धर्म का अनुयायी है? अशोक कौन धर्म को मानत रहे? बौद्ध धर्म। अशोक कौन धर्म मानत रहे? बौद्ध धर्म। और एक बात ही जान लिया, बौद्ध धर्म से उनको शिक्षा कौन दिया? बौद्ध धर्म की उपगुप्त नाम के भिक्षुक ने। किसने दिया? उपगुप्त नाम के भिक्षुक ने। किसने दिया? उपगुप्त नाम के भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दिया। ठीक है। अशोक के अभिलेख जो थे, इसको किस विद्वान ने पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। जेम्स प्रिंसेप
ही वो व्यक्ति है जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, उसकी लिपि को पढ़ा। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? जेम्स प्रिंसेप है। ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? अशोक के स्तंभ लेख, कौन से लेख? स्तंभ लेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है। अशोक ने बेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष, अशोक ने बेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष किस शिलालेख में वर्णित किया या घोषणा किया? अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग कर धर्म की नीति को अपनाने की घोषणा चौथे शिलालेख में किया। अशोक ने धम्म घोष की घोषणा चौथे शिलालेख में किया। अशोक ने धम्म घोष की घोषणा चौथे शिलालेख में किया। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? अशोक का, सम्राट अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई का है। कौन सा अभिलेख है? रुम्मीदेई स्तंभ अभिलेख। रुम्मीदेई स्तंभ अभिलेख। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। कौन सा है? रुम्मीदेई है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां स्तंभ अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां स्तंभ अभिलेख। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन है? तो उत्तर होगा 7वां स्तंभ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? 7वां स्तंभ अभिलेख। ठीक है। अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन उनका था मंत्री? कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और अशोक के समय में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए एक परीक्षा होती थी। मंत्रियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा होती थी, उसे कहते थे उपधा परीक्षा। क्या कहते थे? उपधा परीक्षा। इस उपधा परीक्षा से मंत्रियों के चरित्र की और उनके अन्य कार्यों, अन्य व्यक्तित्व के गुणों की जांच की जाती थी। चरित्र एवं व्यक्तित्व के अन्य गुणों की जांच की जाती थी। उस परीक्षा का नाम क्या था? उपधा परीक्षा। क्या नाम था? उपधा परीक्षा। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। क्या कहा जाता था? सीता भूमि। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता भूमि। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। कौन है? बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन? मौर्य वंश का अंतिम शासक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ है। कौन है? बृहद्रथ है। और बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग था उसने ही कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। ठीक है।
और ये जो पुष्यमित्र शुंग है, जो शुंग वंश है, ये शुंग वंश ब्राह्मण वंश था, ये ब्राह्मण लोग थे। तो आप जहां पूछ सकता है प्रश्न कि कौन सा वंश ब्राह्मणों से संबंधित है, तो आपका उत्तर होगा शुंग वंश ब्राह्मणों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्राह्मणों। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसको पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। कौन थे? पतंजलि। आपको प्रश्न आएगा कि पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था, तो आपका उत्तर होगा पतंजलि। कौन था? पतंजलि। और एक प्रश्न, पुष्यमित्र शुंग ने किसे हराया? तो मिनांडर को हराया। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हराया। पुष्यमित्र शुंग ने किसे पराजित किया? तो आपका उत्तर होगा मिनांडर को पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित किया। किसको पराजित किया? मिनांडर को पराजित किया। एक अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है, भरहुत का स्तूप। भरहुत का स्तूप, स्तूप एक संरचना है, ऐसे बनती है स्तूप, स्थापत्य कला है। तो भरहुत का स्तूप किसने बनवाया? भरहुत का स्तूप किसने बनवाया? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। किसने बनवाया? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। भरहुत का स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। शुंग वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। और कर्ण वंश की स्थापना किसने किया? आप बताइए। कर्ण वंश की स्थापना किसने किया? वसुदेव ने किया। किसने किया? वसुदेव ने किया। कर्ण वंश की स्थापना किसने किया? वसुदेव ने किया। और सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने ही सातवाहन वंश की स्थापना किया। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया। और ये जो सातवाहन वंश है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण राजा कौन था? गौतम पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का है? सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का शासक प्रतापी राजा कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। एक बात आ जानिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने भी पुष्यमित्र शुंग की भांति 2 अश्वमेध यज्ञ किए। कितने अश्वमेध यज्ञ किया? 2 अश्वमेध किया। एक राजसूय यज्ञ किया। और गौतम पुत्र सातकर्णी को पश्चिम का स्वामी कहा जाता। कहां का स्वामी? पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। सातवाहनों की राजधानी का नाम क्या था? सातवाहनों की राजधानी का नाम था प्रतिष्ठान। ये आंध्र प्रदेश साइड में है, औरंगाबाद के आसपास। सातवाहनों की राजधानी का नाम था प्रतिष्ठान। क्या था? प्रतिष्ठान। सातवाहनों की राजधानी का नाम क्या था? प्रतिष्ठान। क्या था? प्रतिष्ठान। सातवाहन समाज मातृसत्तात्मक है। सातवाहनों का जो समाज है, इसमें माता का नाम पहले आता है। ये इसलिए क्या स्पष्ट है? मातृसत्तात्मक समाज था। कैसा था? मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है। कार्ले चैत्य, अजंता, एलोरा की गुफाएं सातवाहन वंश ने बनवाया। कार्ले चैत्य का निर्माण किसने कराया? सातवाहन राजाओं ने कराया। अजंता की गुफा का निर्माण सातवाहन राजाओं ने कराया। एलोरा गुफा की निर्माण सातवाहन राजाओं ने कराया। कार्ले चैत्य, अजंता और एलोरा
सातवाहन वंश। ठीक है, कार्ले चैत्य, अजंता और एलोरा किसने ना? सातवाहनों ने। हाल एक लेखक है, इसकी रचना का नाम क्या है? गाथा सप्त सप्तक, गाथा सप्त सप्तक, गाथा सप्त सप्तक। ठीक है, गुणाढ़ की रचना क्या है? बृहदारण्यक। गुणाढ़ भी लेखक है, इसकी रचना का नाम बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। गुणाढ़ की रचना का नाम है बृहदारण्यक। क्या नाम है? बृहदारण्यक नाम है। गुणाढ़ की रचना का नाम है बृहदारण्यक। भारत में जो विदेशी आक्रांता आए प्राचीन भारत में, उनका काल के आधार पे आप बताइए। तो सबसे पहले भारत में आए हिंद यूनानी। कौन आए? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी आए। उनके बाद शक आए, शक आए। शक के बाद पहलो आए, पहलो के बाद कुषाण आए। शक, हिंद यूनानी, शक, पहलो, कुषाण। 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 इस प्रकार से हम आपको 30 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के आए थे और फिर हम इसी तरीके से आएंगे। हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास बैच के अंतर्गत आपसे पुलिस भर्ती, पीईटी, टेट, सीटेट, सभी आईबीपीएस, आरआरबी, सभी परीक्षाओं के लिए हम आपके साथ जुड़ करके एक प्रयास कर रहे हैं। निःशुल्क प्रयास है, ना हमें आपसे कोई धन लेना है, ना किसी धन का लोभ है। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि हाथ में नौकरी, चेहरे पर मुस्कान, गौरव त्रिपाठी का है आह्वान। हाथ में नौकरी, चेहरे पर मुस्कान, गौरव त्रिपाठी का है आह्वान। थैंक यू। आप हमारे यूट्यूब लिंक लर्न विथ DRGT, LEARN, लर्न विथ WITH, विथ DR और GT, लर्न विथ DRGT। स्पेस किसी में नहीं है, सब सट के रहेंगे। लर्न से सटा हुआ विथ, विथ से सटा हुआ DR, DR से सट करके GT। और आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हमें प्रोत्साहित करिए। हम आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए तत्पर हैं। हम पुनः मिलेंगे कल। थैंक यू, थैंक यू।